महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन की पंक्ति, भागो नहीं दुनिया को बदलो, सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन इसको जीवन में उतारना इतना आसान नहीं है। कदम कदम पर दुश्वारियों भरी इस दुनिया में अल्लामा और कैफे के आंगन की एक लड़की है साक्षी, जो महापंडित राहुल की इन पंक्तियों को जीने की कोशिश कर रही है। छोटा ही सही एक बदलाव लाने की मुहिम में है। साक्षी अपनी संस्था के द्वारा आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक ऐसे बच्चों को सही राह दिखाने की कोशिश में है जिनके समाज की मुख्य धारा से विपरीत जाने का अंदेशा ज़्यादा है। आइए बात करते हैं साक्षी से और जानते हैं कि इतनी कम उम्र में समाज सेवा से कैसे जुड़ गईं। साक्षी का जो मतलब होता है वैसे तो एक यूनिवर्सल ये है कि साक्षी साक्ष्य से जुड़ा है, सबूत है, गवाह है। एक उसका आध्यात्मिक में जाएंगे तो स्व से साक्षात्कार या उसको परमात्मा से भी जोड़ते हैं। वैसे आप साक्षी नाम गूगल करेंगे तो लड़कियों के नाम में उसमें एक ये भी बात आती है कि ऐसी लड़कियां बड़ी संवेदनशील होती हैं और दूसरों की मदद करने वाली होती हैं। और आज हमारे साथ भी एक साक्षी है जिसके शिक्षा से तमाम घरों के बच्चों के जो ज्ञान के आंगन हैं वो रोशन हो रहे हैं। सुदीक्षा एक संस्था है जिसकी वो फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं साक्षी। और जिस उम्र में अब लड़कियों के तमाम अपने सपने होते हैं और आप अब सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, उससे काफ़ी पहले से उनको ये समाज सेवा का रोग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक तरह का नशा ही होता है, एक वायरस है कि आपको लग गया तो फिर आप कर रहे हैं। वो समाज सेवा से जुड़े हैं और आज हमारे साथ साक्षी हैं। साक्षी, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए धन्यवाद। देख रहा था आपसे उस दिन मुलाकात हुई, बात हुई। थोड़ा सा बताइए अपना बैकग्राउंड, कहाँ बॉर्न बर्थ, कहाँ जन्मी, कैसे शुरुआती पढ़ाई क्या थी, कैसे आपका ये रहा? जी सर, मेरा नाम साक्षी पांडे है। मैं यहीं अपने शहर आजमगढ़ की रहने वाली हूँ और यहीं की मेरी पैदाइशी भी है। आजमगढ़ में ही पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ। कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई मैंने अपने शहर आजमगढ़ में ही की है। उसके बाद मैंने अपना बनारस से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मैंने BFA किया, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। फिर उसके बाद वहीं से मैंने MFA भी किया है। फिर उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो करके अपना वहाँ पे मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और अभी फ़िलहाल मैं कई सारे कंपनीज़ के लिए फ्रीलांसिंग के तौर पे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर वर्क कर रही हूँ। साथ ही साथ अपने शहर नगर पालिका परिषद का अभी रिसेंटली मैंने लोगो डिज़ाइन किया, जो कि सदन से भी पास हुआ है। और अभी मुबारकपुर नगर पालिका, बिलरिया उसी फाइन आर्ट्स की कला के जी उसी के कला के क्षेत्र में ही मैं, जो भी मेरी आमदनी होती है, जो भी मेरी कमाई होती है, वो मेरे कला के ज़रिए ही होती है। तो मैं, ये मेरा छोटा सा परिचय है। साथ ही साथ एक यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था लॉन्गेस्ट पेंटिंग का। उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था डॉक्टर लीना मिश्रा मैम के अंडर। और उसके बाद कई सारे लेवल्स पे आर्ट्स के फील्ड में नेशनल और इंटरनेशनल मैंने मेडल्स और बहुत सारे ट्रॉफीज कला के क्षेत्र से जुड़े रहे। शुरुआत 2019 में आजमगढ़ से रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था यूथ फेस्टिवल में, लखनऊ में हुआ था। उसमें भी यहाँ से मैं गई थी। वहाँ पे भी हम लोगों को मतलब कि रिनाउंड तौर पे मतलब अवार्ड वगैरह दिया गया था। तो ये तो मेरी आर्ट्स की जर्नी है। फिर यहाँ पे एग्जीबिशन वगैरह हुई थी, उसमें शबाना आजमी मैम, और फिर उनको मेरा काम अच्छा लगा पेंटिंग। उन्होंने बस जनरली ऐसे ही पूछा कि बेटा तुम्हें क्या बनना है, तो मैंने बस बोल दिया कि मैम मुझे आपसे भी अच्छा बनना है, आपसे आगे जाना है। उनको कुछ क्लिक किया होगा, फिर वो अपने गाँव मेजबा में बुलाई। हाँ, फिर वहाँ पे मनीष मल्होत्रा सर आए हुए थे, उनसे मिलवाई बहुत सारी चीज़ों। तब मुझे ये क्लियर हुआ कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, पर लेकिन फैमिली के कुछ इश्यूज़ की वजह से वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। तो फिर BFA वगैरह किया। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे तो मैं अपना आती थी खाली बस दिया वगैरह जलाने, जैसे हर कोई आता है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ बच्चे मिले भीख मांगते वक्त, और होता है सबके साथ, वो डेली लाइफ में होती है घटनाएं। तब शुरू हुआ यहाँ से। तो ये सुदीक्षा आपकी संस्था है जी। कब इसकी नींव कब पड़ी थी? 2019 में आपने ही शुरू किया उसको। तो सुदीक्षा का जो काम है मूल रूप से अभी आप बता रही थी, मतलब कि ये 2019 से, तो ये एडुकेशन पर ही फोकस है आपका पूरी तरीके से। तो जो ये गौरी शंकर घाट जैसे अभी हम देख भी रहे थे, तो यहाँ जो बच्चों को पढ़ा, ऐसी और कितनी शाखाएं हैं जहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को? सर, अभी जो हम आजमगढ़ का जो एरिया कवर कर रहे हैं, उसमें आपका गौरी शंकर घाट है, हतिया गांव है, दलाल घाट है, फराज टोला है, सीताराम मोहल्ला है, कदम घाट है, शारदा टॉकीज के पास का सिधारी का एरिया है, फिर अनजान शहीद है। ये आजमगढ़ के इतने क्षेत्र हैं।
फिर उसके बाद अभी हम दिल्ली में कीर्ति नगर एरिया पड़ता है, फर्नीचर मार्केट, वहाँ का एरिया कवर कर रहे हैं। तो मैं संख्या लगभग ये सारे मिला के मुझे लगता है कि 300-400 हाँ, बहुत के आसपास हो जाएगी। और जी। उसमें लगता है कि सबसे ज्यादा क्या आपके पास यही गौरीशंकर घाट में है या दिल्ली में वाले बच्चे ज्यादा हैं? नहीं, यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे बुलाने पे हमारे पास सारे जगहों के बच्चे आ जाते हैं एक जगह पे। अच्छा। तो ये हमारा सबसे पुरानी ब्रांच भी है और सबसे ज्यादा बच्चे भी हमारे यहीं पे हैं। और कितने लोग इस पूरे पढ़ाने के काम में आपसे के साथ जुड़े? लगभग टोटल मेंबर्स की बात करें आप तो 40 से 50 मेंबर्स हैं, 25 से 30 हमारे पास वॉलेंटियर्स है, साथ ही साथ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के बच्चे हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। अब बड़ी यूनिवर्सिटीज में बात करें तो एमिटी यूनिवर्सिटी, गलगोटिया, शारदा और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और IIT जोधपुर, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के बच्चे हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप भी किए। मतलब सोशल सेक्टर से हाँ। जो सोशल सेक्टर में डिग्री वहाँ लेते होंगे, हाँ। वो एक कह लीजिए क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल नॉलेज हाँ, के लिए हाँ। कैसे काम करना सोशल सेक्टर में, उसके लिए। जी, तो वो भी करते हैं हमारे साथ में। ये जो पूरी यात्रा आप बता रही थी, तो अमूमन तो एक होता है ना, एक फैमिली बैकग्राउंड क्या था आपका? पिताजी क्या करते थे? वो भी मेरे पापा नगर पालिका में सभासद रहे हैं, साथ ही साथ में एक सिक्योरिटी एजेंसी उनकी चलती थी। तो पापा का तो बैकग्राउंड ये है। बाकी 2 भाई हैं, वो लोग अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट है दोनों। मैं आपसे बड़े हैं? हाँ, और एक बहन और है, उनकी शादी हो चुकी है। एक मेरे से छोटा भाई भी है। टोटल हम 5 भाई बहन हैं। मैं वही कहा था कि एक नॉर्मल जो होता है ना कि एक नॉर्मल इंडियन फैमिली, टिपिकल मिडिल बस क्लास वही है। फैमिली है हाँ। कुल मिला के। तो फिर मतलब ये कैसे इसका ये कहाँ से? अमूमन मेरा ये कहना चाह रहा था कि अमूमन लड़कियों के अपने सपने होते हैं ना भैया। बिल्कुल, अभी मेरे आप भी थे। बाहर पढ़ने गई, काशी विद्यापीठ इज ऑलरेडी वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन, और वहाँ से फाइन आर्ट्स में आपने डिग्री लिया। हाँ जी। और फिर मतलब समाज सेवा ये उतना स्मूथ वे नहीं है ना, ये तो आपको नहीं, पता ही बिल्कुल चल भी गया नहीं है, होगा। बिल्कुल भी और नहीं ऐसा भी नहीं कि बहुत रातों रात आपको विदेश से फंडिंग आने लग नहीं, जाएगी। कुछ भी नहीं। आएगी, हो सकता है कि भविष्य में आप करें, हाँ, लेकिन ऐसा भगवान तो करे। ऐसा कुछ हाँ। नहीं है। तो फिर कैसे ये कीड़ा कहाँ से लगा? सर बेसिकली मुझे जो मेरे अधूरे सपने आप कह सकते हैं, वही मेरी इसमें ताकत बने या हिम्मत बने। मुझे ये था कि जो सपने मेरे अधूरे रह गए या मैं नहीं पूरा कर पाई किसी भी रीज़न से, वो मैं कम से कम किसी के सपनों को पूरा करने में अपनी छोटी सी एक भूमिका निभा सकूं। तो वहाँ से ये थोड़ा सा हिम्मत मिला कि चलो मेरे वजह से या मैं किसी के लाइफ में अगर आगे बढ़ने में छोटी सी भी भूमिका निभा सकती हूँ तो क्यों ना हम इसी चीज़ को आगे करें। फिर मैंने बच्चों को वहाँ पे पूछा कि तुम लोग भीख मांगते हो, तुम लोग को पढ़ना नहीं है, तुम लोग को पढ़ाएंगे तो पढ़ोगे? तो हाँ मैम ठीक है दीदी हाँ पढ़ेंगे। वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ। तो ये लगा कि नहीं, अब इन बच्चों के लिए धीरे धीरे मुझे भी नहीं, लोग पूछते हैं कि NGO, लोग पहले प्लान कर लेते हैं फिर NGO हाँ, खोलते हैं। बेसिकली यही होता है, जनरली यही यही होता होता है। है। बहुत लोग का मोटिव होता है कि फंड आएगा चलो NGO खोल लेते हैं। फंड आएगा या जैसे नाम होगा नाम तो होगा खोल या लेते जिनके हैं। पास कई सारे काम है तो हाँ। वो कि एक पैरेलल उन्होंने एक हाँ। NGO कर लिया कि चलो कुछ सक्सेस हाँ। सेक्टर में नाम के लिए काम कर लेते हैं। पर हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो बस जनरली ट्यूशन बेसिस पे आप कह सकते हैं खाली आके पढ़ाती थी 2-4 बच्चों को। स्टार्टिंग में 4-5 बच्चे ही थे, बहुत ज्यादा नहीं थे। वो तो धीरे धीरे संख्याएं बढ़ती अच्छा, तो आपने गई। काम करना पहले शुरू किया, संस्था बाद में बनी? हाँ, पहले मेरा कोई मोटिव ही नहीं था कि मैं NGO खोलूंगी या कल को मेरा बहुत बड़ा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। चीजें बस अपने आप कुछ घटनाएं ऐसी घटी। मुझे NGO पहले कभी नहीं खोलना था क्योंकि एक माइंडसेट ये था कि अरे NGO में ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, ये वो तमाम चीजें एक नेगेटिव यही परसेप्शन है भी, और यही परसेप्शन है। पर लेकिन जब बाद में फिर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगने लग गए, बहुत लोग ओवरटेक करने की कोशिश करने लगे, जो यहाँ के बहुत बड़े लोग अपने आप को ठीक है, समझते हैं, नाम वो लेने लोग की जरूरत नहीं है। करने लग गए। ऐसा बोलने लगे कि तुम पढ़ाओ, बैनर हमारा यूज करो, बहुत तमाम चीजें हुई। फिर ये लगा कि नहीं, इसको एक नाम देना जरूरी है, नहीं तो कोई भी आकर के कुछ भी कल को बोल के चला जाएगा। तो फिर वहां से फिर एक ये हुआ कि चलो एक अच्छे निश्चय लेते हैं, अच्छा एक मोटिव सेट करते हैं और उसके साथ फिर इस फील्ड में काम करते हैं। तो फिर बाकायदा प्रॉपर आपने अपना संगठन सुदेक्षा नाम जी। से उसको शुरू किया। जी। तो ये सुदेक्षा नाम का क्या मतलब होता है? सुदीक्षा का मतलब होता है सुंदर दीक्षा या सुंदर अच्छा, कार्य। हाँ, तो मैंने तो यही सोच करके दोनों शब्दों को सुदीक्षा। मिला करके रखा था कि मैं तो गूगल भी बाद में की कि क्या अच्छा। है, पर लेकिन मैंने अपने से ये नाम रखा, सुदीक्षा मतलब सुंदर दीक्षा मान लेते तो हैं। इसलिए पूरा करते फोकस हैं। जो है आपका वो दीक्षा को लेके ही, हाँ, पढ़ाई को फिर लेके पूरा ही है। पढ़ाई। अब पढ़ाई से अच्छा दान मुझे नहीं लगता है। अगर आप किसी को शिक्षित कर दे रहे हो, फिर आप
उसको वो भूखे तो नहीं मरेगा, कम से कम समाज में आप एक बेहतर इंसान दे रहे हो। कम से कम ये बच्चे कल को चोरी चकारी नहीं करेंगे, कुछ इधर उधर फालतू काम नहीं करेंगे। इतना भी अगर ये बच्चे कर लेते हैं तो मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाना इनको सफल हो गया। वैसे ये एरिया इतना बदनाम रहता है, पर अब ये है कि ये एरिया पढ़ाई के क्षेत्र में जाना जाता है। अब लोग इसको ये सोचते हैं कि हाँ घाट पे कम से कम कोई है जो लोग पढ़ाते हैं। अच्छा, इस जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या लड़कियों के प्रति कुछ ज्यादा फोकस है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट है, या सबको कॉमन है सबके लिए, कैसे मतलब? जी हमारे 2 इनिशिएटिव चलते हैं में। पहला इनिशिएटिव है हमारा मिशन कुशल बिटिया, पहला इनिशिएटिव हमारा मिशन शिक्षार्थ है। दूसरा इनिशिएटिव जो हमारा है वो है मिशन कुशल बिटिया। मिशन शिक्षार्थ में हम क्या करते हैं, एकदम छोटे मतलब 3 साल से लेकर के हमारे पास 14-15 साल तक के जितने भी बच्चे हैं हम उनको पढ़ाने का काम करते हैं मिशन शिक्षार्थ में। उसके बाद मिशन कुशल बिटिया में हम 15 साल से ऊपर के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं। उनको छोटे छोटे आइटम्स बनाना सिखाते हैं, हैंडीक्राफ्ट हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट का, पेंटिंग्स हो गया, तमाम चीज़ें जितनी भी आती हैं वो सिखाते हैं, जिसके जरिए वो अपनी अर्निंग कर सके। उनको दूसरे के घर में जा करके झाड़ू पोछा करने से अच्छा है कि वो अपने घर में कोई सामान बना करके उसको सेल कर सके। जी, तो वो पढ़ाई के साथ साथ उनको वो पढ़ाई के साथ साथ पैरेलली चलता है बड़ी बच्चियों का जो 15 साल से ऊपर की है। तो उसके लिए संसाधन, रॉ मटेरियल्स वो सब कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। कोशिश यही रहती है कि हम वेस्ट मटेरियल से कर सकें चीजें जो अरेंज हो सके इजीली। पहला फोकस तो उसी में होता है। अब जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बॉटल्स हो गए, उससे पॉट बनाना हो गया। फिर जो वेस्ट साड़ियाँ वगैरह लोगों की फट जाती है उससे हम लोग डोरमैट वगैरह बना देते हैं। ऑर्डर्स पे कस्टमाइज, जो शादियों में आजकल सूप और तमाम चीजें चलती है, ऐसी चीजों पे फोकस करते हैं जिसपे हमारी लागत कम आए और वो दूसरा इस्तेमाल भी कर ले खुशी खुशी और उसको भी महंगा ना पड़े। ओके जी, तो ये तो खैर चलिए अच्छी आपकी पहल है कि शिक्षा और उसके साथ ये कर रहे हैं। आगे का कुछ समाज सेवा का जो एक क्षेत्र है वो थोड़ा टिपिकल है। आप किसी बच्चे से ये पूछेंगे, किसी यूथ से, और खासकर आपकी एज ग्रुप का कोई होगा जी, तो जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है रुको अभी हम बता रहे टाइमिंग वगैरह, कल कब जाना है उसके बाद चलेंगे। तुम नहीं बेटा, तुम घर जाओ। खाली जो 10 साल से ऊपर है वो बच्चे जाएंगे। हाँ हम दे रहे, मेरे पास है। क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला इसको भाई? ड्राइंग बॉक्स। तुम आंसर जब सही दोगी तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। जो बच्चा सही सही आंसर देगा उसको मिलेगा। रानी आओ, सुहाना आओ। ये निधि मैम को दे दो, श्वेता मैम को कह दो 30-40 बच्चों को रोकी रहेंगे जो 10 साल के ऊपर के हैं। तो हम बात कर रहे थे कि वो फिर रॉ मटेरियल्स जो उसके लिए करती हैं वो आपको भी जुगाड़ से फिर करना पड़ता। फिर इसको बेचने का भी कोई प्लेटफॉर्म आपने चुना है कि कहाँ से? जैसे हमने बना लिया कि मान लीजिए 50 फुट मैट बना लिया, तो 50 फुट मैट क्या होगा? सर अभी हम क्या करते हैं, अपने सोशल मीडिया पे जो हमारे पेजेस हैं उसके थ्रू सेल करते हैं। साथ ही साथ जो भी एग्जीबिशन में स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, जैसे स्कूल के फेट वगैरह हो गए, हमारा जो मतलब 1 ही साल का इवेंट होता है उसमें हम अपने स्टॉल लगवाते हैं, वहाँ पे हो गया। फिर कुछ लोगों के मतलब कॉल के, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू आपस में इस सब तरीके से करके किया जा रहा है। आखिरी बात, जो बात अधूरी रह गई थी, आप अपने काम से चली गई, कि अमूमन किसी से आप पूछे कि बड़े होके क्या बनना चाहोगे, तो कोई ये नहीं कहेगा कि बड़े होके मुझे समाज सेवा करना होगी, खासकर जिस जनरेशन, जिस एज ग्रुप से आप बिलोंग करती हैं। तो क्या अमूमन, तो मैं अधिकारियों से जब मेरी बात होती है तो वो ठीक है, नई पीढ़ी को कहते हैं कि आप ऐसे तैयारी करिए। मैं ये कैसे कहूं कि आप नई पीढ़ी को कहिए कि तुम ऐसे समाज सेवा करो, लेकिन फिर भी अगर आप किसी को समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ने के लिए कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी, इससे अच्छा फील्ड और इससे सुकून भरा जो क्षेत्र है वो और कोई नहीं हो सकता। आपको तब समझ में आएगी कि जब आप किसी भी अपने आसपास देख रहे हो, आपकी किसी को अगर मदद की जरूरत है और आप उसकी किसी भी तरीके से मदद कर दे रहे हो, उससे जो खुशी मिलेगी ना, वो मुझे लगता है वो सबसे अलग है। वही उसी खुशी के लिए ही समाज सेवा होती है। आज की डेट में लोगों ने बहुत अलग अलग इसकी परिभाषाएं निकाल दी हैं, पर असली खुशी तो वही है जो आप समाज को कुछ दे सको अपना बिना लाभ सोचे हुए। तो लोगों को जुड़ना चाहिए, करना चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ यूथ का ही नहीं, हर किसी की जिम्मेदारी है कि आप अपने आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपको
लगता है कि कोई आगे बढ़ रहा है आपकी थोड़ी सी मदद की वजह से, तो आप उनको भी आगे लेके बढ़ो। चलिए, मुझे लगता है जितना प्योरिटी से आपके विचार हैं ये आगे बढ़े, और आपको हमारे इसके लिए Thank you. शुभकामनाएं और समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थी साक्षी हमारे साथ, जो यूथ है, नई जनरेशन से हैं और समाज सेवा के प्रति लोगों को बता रही थी, अपने काम के प्रति बता रही थी। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी बात सुन के, इस कार्यक्रम को देख के, इस कारवां में उनके साथ कोई और जुड़ सके, तो ये हमारे लिए उपलब्धि की बात होगी। तो फिर किसी अन्य क्षेत्र से न्यूज़ रूम में किसी और गेस्ट के साथ फिर होंगे आपके साथ रूबरू। तब तक बने रहिए हमारे साथ डिजिटल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।